हेलो फ्रेंड्स, वाइट माय यूट्यूब चैनल रंबो क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013। जो परीक्षा की तिथि स्टूडेंट्स में दी हुई है 1 फरवरी 2015। पेपर हम कई दिनों से स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस में के सारे बना चुके हैं। हिस्ट्री में लगभग मैंने 4 वीडियोस बनाई है। आप 4 वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन किए, फिर जितने ऑप्शन दिए उनको ऑप्शन को हमने क्या करा है, एक्सप्लेन किया है। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हम सिविक्स पे चल रहे हैं। सिविक्स में देखते हैं, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर लिए। हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट जो है स्टूडेंट वो 4 पार्ट है हमारा सिविक्स के अंतर्गत। ये हमारी लास्ट वीडियो है और हमारी पूरी कोशिश रही है कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है, आंसर को देखने के साथ साथ उनके जो ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन को भी साथ साथ डिस्कस किया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए। ये हमारी पूरी कोशिश रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करेंगे। 50 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है और क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में पहले पूछा 50 के अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है पहला ए राजनीतिक दल, न्यायालय या फिर संविधान। दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन को देखेंगे जबर ध्यान से। ए में दिया हुआ है राजनीतिक दल, कोमा न्यायालय, कोमा संविधान। बी में देखिए क्या दिया हुआ है, विधायिका, कोमा राजनीतिक दल, कोमा न्यायालय, ठीक है। सी में देखिए दिया हुआ राजनीतिक दल, कोमा विधान पालिका, कोमा संविधान। डी में दिया हुआ है विधान पालिका, कोमा न्यायालय, कोमा कार्यपालिका। अब इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो देखिए क्या है। इसके राइट आंसर पे हम चलेंगे। राइट आंसर सी कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है। इसके अंदर राजनीतिक दल है ऑप्शन, विधान पालिका और संविधान। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कार्य करने वाली विधान पालिकाएँ होती हैं और क्या होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, ठीक है। ये 3 मेन चीज़ हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा लोकसभा की जो कुल संख्या है उसकी जो संख्या है वो 15% निश्चित की गई है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है पहला 89वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन या फिर 91 संविधान संशोधन या फिर 92। अमेंडमेंट यहाँ पे 89 और 90, 91 और 92 है। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है 91 है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, सी। अब हम क्या करेंगे, जो इनके ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। 89वां जो अमेंडमेंट है स्टूडेंट समझेंगे 89 अमेंडमेंट को। 89 वह जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट, ठीक है। जो 89वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था स्टूडेंट, देखिए 2003 में, ठीक है। 2003 में हुआ था। इसमें क्या कही बात कही गई थी, इसमें कहा गया था अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित क्या स्टूडेंट, जनजाति, अनुसूचित जो जनजाति है, जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए क्या होना चाहिए, पृथक, यानी कि अलग क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आयोग। जो एसटी हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक पृथक, देख लीजिए मैं हल्का सा ले करती हूँ, पृथक राष्ट्रीय आयोग की बात की गई थी। किसमें, 89वां अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 के अंतर्गत हुआ था। इसमें किसकी बात की गई थी, अनुसूचित जनजाति की। किसकी स्टूडेंट, अनुसूचित जनजाति की बात की गई। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत बात क्या कही गई थी कि इनका पृथक क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। ये कौन सा अमेंडमेंट है, 89वां अमेंडमेंट 2003 में आया था। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए
दूसरे अमेंडमेंट को हम समझेंगे। उसके बाद में अमेंडमेंट है 90। कौन सा अमेंडमेंट है स्टूडेंट? यानी कि 90 जो वाला जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, वो कब हुआ था? ये जो हुआ था, ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये जो अमेंडमेंट हुआ था स्टूडेंट, ये कब हुआ था? ये हुआ था स्टूडेंट 28 सितंबर में, और ये भी हुआ था 2003 में ही। ठीक है, 28 सितंबर 2003 में हुआ था। इसमें क्या बात की गई थी? ठीक है, इसमें कहा गया था कि असम विधानसभा में, कहाँ पर स्टूडेंट? असम विधानसभा में, असम विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और गैर अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित, एक तो अनुसूचित जाति होती है, एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उनका क्या करना था? प्रतिनिधित्व क्या करना था? बरकरार रखने के लिए। देखिए मैं आगे लिख के बताती हूँ आपको। देखिए क्या समझेंगे। जो 90वां जो अमेंडमेंट था, उसमें क्या हुआ था? उसके अंदर बताया था 28 सितंबर 2003 में हुआ था। पहले तो ध्यान रखना है। उसमें क्या बताया गया है कि असम जो है, असम की जो विधानसभा है, उसमें अनुसूचित जाति और जो गैर अनुसूचित जनजाति है, उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको बरकरार रखने की बात की गई थी। ठीक है, उसके आगे इसमें ये बताया गया था कि जो प्रतिनिधित्व है स्टूडेंट, अनुसूचित जाति और जनजाति का असम विधानसभा में बरकरार रखने के लिए, प्रतिनिधित्व को बनाने के लिए इन जातियों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व को क्या रखना था? बरकरार रखना था, बनाए रखना था। ठीक है, बरकरार रखते हुए बोडोलैंड ठीक है, उसके बाद में कोमा टेरिटोरियल बोडोलैंड और टेरिटोरियल। ठीक है, और कौंसिल जो क्षेत्र थे, कौंसिल एरिया थे, कौंसिल क्षेत्र, कोमा गैर जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जो गैर जाति के स्टूडेंट, यहाँ पे बात की गई है, गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे। इसमें क्या था? अमेंडमेंट ये हुआ था सबसे पहले 90वां जो अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 28 सितंबर में, मैंने बता रखा है आपको, 2003 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि असम की जो विधानसभा है, उसके अंदर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति। ठीक है, समझिए क्या करें यहाँ पे, अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति जो थी, उनका प्रतिनिधित्व क्या करना था? देखिए, उनका प्रतिनिधित्व बरकरार रखने के लिए, ठीक है, बरकरार रखने के लिए क्या करता? बोडोलैंड और टेरिटोरियल और जो कैंसिल क्षेत्र जो थे, उसमें कौंसिल जो क्षेत्र थे, उसमें गैर जनजाति के लोग थे, उनके अधिकारों को क्या करना थी? अधिकारों की सुरक्षा करना थी। क्या करना थी स्टूडेंट? अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई थी। किसमें कही गई बात? 90वां जो अमेंडमेंट है उसके अंदर बात की गई है। ओके स्टूडेंट, आगे समझेंगे हम। आगे दिया हुआ है 91वें संविधान संशोधन। उसमें देखिए बात क्या है, 91वां संविधान संशोधन जो है, 91वां संविधान संशोधन, ये भी 2003 में हुआ था स्टूडेंट। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ये कैसा क्या बोलते हैं संविधान संशोधन? इसके अंदर क्या बात कही गई थी? इसके अंदर दल बदल लेते ना आज जल्दी से, जिसकी पार्टी जीती उधर पहुंच गया,
दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा इसमें क्या क्या बात की गई, इसमें बात की गई है दल बदल विरोधी जो कानून है, ठीक है, उसमें क्या करना, संशोधन किया गया, इस 91वां अमेंडमेंट जो था। ठीक है, अब हम 92वां अमेंडमेंट समझेंगे। 92वां अमेंडमेंट क्या है, ये भी जो अमेंडमेंट हुआ था, 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये भी 2003 में हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि 8वीं जो अनुसूची है, कौन सी स्टूडेंट, 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, कौन सी स्टूडेंट, 8वीं जो अनुसूची है उसमें 4 भाषाओं, मैंने प्रीवियस जो आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करवाया उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ये दोबारा देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पेपर में 15 वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी भाषाएं हैं उन भाषाओं को समझ लेंगे। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसके अंदर 8वीं अनुसूची है। ठीक है, उसके अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अब 4 भाषाएं में कौन कौन सी, इनको हम समझेंगे। देखिए 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली भाषा है स्टूडेंट बोडो, कौन सी स्टूडेंट, बोडो। ठीक है, और दूसरी जो है डोंगरी। देखिए डी जो डो है ये ई वाला, इसी से फिर अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। देखिए दोनों में ली आ रहा है, उसमें डे आ रहा है, मैथिली। ठीक है, ये 4 भाषाएं थी जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जो 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषा कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, देखिए बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ओके, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 52वां जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं पूछा गया था, कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया, लग रहा है ना। जब करने बैठेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इसके ऑप्शन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन देखिए पहले का हुआ है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। कौन सूचित करेगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री राज्यपाल को। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में लिखा मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सुनिश्चित करना। इसको देखेंगे हम। प्रशासन से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देना, किसको, जो पीएम है वो जो गवर्नर है उसको सारी जानकारी देगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है डी ऑप्शन दिया हुआ विधान विषयक प्रस्थापनों के बारे में सूचित करना, ये भी ठीक है। अब इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो है ये बी, यानी कि मंत्री परिषद के सभी निश्चयों, यानी जितने भी डिसीजन है मंत्री परिषद को, वो मंत्री यानी कि पीएम जो है गवर्नर को नहीं बताता है। ये स्टूडेंट राइट आंसर है इसका। 52 का राइट आंसर है स्टूडेंट बी। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम, किस को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, देखिए समझेंगे। यहाँ पहले ऑप्शन को पढ़ लेते ध्यान से, कई बार ऐसा तो जल्दबाजी हम क्वेश्चन टिक भी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, उस ऑप्शन में लिखा हुआ है अशांति का अग्रदूत, हमें देखना है। ए में देखिए क्या लिखा, बाल गंगाधर तिलक, बी में फिरोज शाह मेहता, और सी में दिया हुआ WC बनर्जी, और डी में दिया हुआ लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, तो उस टाइम 2 जो वो बन गए थे ग्रुप, जिसके अंदर एक था ग्रुप किस तरह का था, उसको अशांति का जनक कहा गया। अशांति का यानी कि एक उग्रवादी दल था, एक उदारवादी था, और एक उग्रवादी दल था, और दूसरा कौन सा था, नरम दल। इसको उदारवादी दल भी कहते हैं, नरम दल को उदारवादी भी कहते हैं, और उग्र दल था। उग्र जो दल था उसको अशांति का जनक भी माना जाता है। ये देखिए इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट ए है, बाल गंगाधर तिलक हैं। अब
जो उदारवादी दल के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार से अपनी कोई मांगे करवाना होती थी उनको कंप्लीट, तो वो क्या करते थे, एप्लीकेशन लिखा करते थे। जो प्रोसेस था कानूनी तौर पे उसको फॉलो किया करते थे और बहुत उदारवादी तरीके से अपनी मांगों की पूर्ति करवाया करते थे। जबकि अगर कहा जाए अशांति या फिर जो वैसे ग्रुप जो थे जिनको उदारवादिता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो उग्र दल जो था जिसके जनक बाल गंगाधर तिलक रह चुके हैं, ठीक है, तो वो जो लोग थे उनको क्या लगता था, उनको लगता था कि हम अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरीके से मंगवाएं, चाहे उनको उग्र रूप धारण क्यों ना करना पड़े। तो इस तरीके से दो दल थे इसमें, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में। तो इसका राइट आंसर है, इसमें पूछा है अशांति के अग्रदूत, इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों, देखिए क्या लिखा है, लोक शिकायतों से संबंधित नहीं, फिर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए पहले क्या लिखा, ऑप्शन योजना आयोग, बी में लिखा हुआ है लोकायुक्त, और सी में लिखा है उच्चतम न्यायालय, और डी में लिखा हुआ है उच्चतर न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सॉरी उच्चतम न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और उच्चतर जो न्यायालय है वो क्या है, हाई कोर्ट। उच्चतम मतलब सुप्रीम और उच्चतर मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, इसमें पूछा गया, तो इसके राइट आंसर ये स्टूडेंट अगर हम बात करें इसका राइट आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग में आप किसी भी तरह की शिकायतें नहीं करते, ये अपना एक अलग नीति बनाने का आयोग है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो बढ़िया ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं हम इन चारों ऑप्शन को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, योजना आयोग की, किसकी स्टूडेंट, योजना आयोग की अगर हम बात करें, अरे क्वेश्चन तो मैंने ढूंढ नहीं, हो गया क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने कहा था आपको अशांति का अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक और फिरोज मेहता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो इसको क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो देखिए हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फिरोज मेहता को, किसको स्टूडेंट, फिरोज मेहता को समझते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे फिरोज मेहता को समझते हैं, फिरोज मेहता के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था फिरोज मेहता का, वो हुआ था 4 अगस्त में 1845 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था स्टूडेंट, मुंबई में, मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब जो फिरोज शाह मेहता जो थे स्टूडेंट, वो उदारवादी दल के नेता थे। किसके स्टूडेंट, उदारवादी दल के जो थे उनको, उसके क्या थे, लीडर थे, उसको लीड करने वाले थे, ओके, ठीक है। अब ये क्या थे, एक पेशे से क्या थे, एडवोकेट, क्या थे स्टूडेंट, ये एक एडवोकेट भी थे। तो उस टाइम पर जब ब्रिटिश काल, जब यहाँ पर बात हो रही है 1845 की, ठीक है, जब ये वकालत करना चाहते थे उस टाइम पर इंडिया के अंदर, वकालत करने के लिए लोग इंग्लैंड जाया करते, जैसे कि गांधी जी गए थे। गांधी जी को बैरिस्टर की उपाधि मिली थी क्योंकि उन्होंने वकालत की थी। इस तरीके से इनको भी वकालत करना थी, किसको, फिरोज शाह मेहता को। तो ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है। जब वहाँ से ये अपनी वकालत कंप्लीट करके आए तो इनको ब्रिटिश सरकार ने इनको एज ए मजिस्ट्रेट की इनको अपॉइंट किया, ठीक है। इनको एक जज की उपाधि दी, इनको अपॉइंट किया जज के तौर पर। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे जो है ऐसा पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो जो हूँ ब्रिटिश सरकार का गुलाम नहीं बनना चाहता, बल्कि मुझे तो समाज की, अपनी भारतीय जनता की क्या करना है, सेवा करना है, ठीक है। अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता की, तो 1873 बॉम्बे नगर पालिका जो है, बॉम्बे नगर पालिका के ये जो है नगर आयुक्त भी रह चुके हैं, नगर आयुक्त रह चुके हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बीएमसी कहा जाता है, बीएमसी। इसका नाम है बीएमसी की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है बिरहा मुंबई समथिंग करके, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बिरहा मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसके जो आयुक्त ये रहे थे कौन, यहाँ पर किसी बात हो रही है, फिरोज शाह मेहता रहे थे 1873 बॉम्बे नगर पालिका जो थी उसके नगर आयुक्त रहे, और 4 बार जो है ये अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। एक बार देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। 4 अगस्त 1845 में
इनका जन्म हुआ मुंबई में हुआ। ये उदारवादी के लीडर थे, ठीक है, और ये पेशे से क्या थे, एडवोकेट थे, ठीक है। 1873 में बॉम्बे नगर पालिका के ये नागर आयुक्त रहे बीएमसी के, ठीक है, और 4 बार उसके बीएमसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीएमसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कौन, फिरोज शाह मेहता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सदस्य और अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक भी रहे, याद रखेंगे। फिर हम समझते हैं उनके बारे में, किसके बारे में स्टूडेंट, W.C. बनर्जी के बारे में समझते हैं। W.C. बनर्जी के बारे में देखिए, W.C. बनर्जी जो थे उनका जो पूरा नाम था स्टूडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी था, ठीक है। अब इनके जन्म की अगर बात करें स्टूडेंट, वो हुआ था 1844 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और ये जो है एक बार जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले, हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, इसी तरीके से कहाँ की बात है, ब्रिटेन की, तो वहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये क्या हुआ था, वहाँ के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ हल्का सा, ठीक है। W.C. बनर्जी स्टूडेंट, उनका जो पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी था। 1844 में कलकत्ता में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। पहली बार इन्होंने पहली ऐसे सदस्य थे जिन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट क्या बने, ये पहले भारतीय बने, ठीक है। और अगर उनकी बात करें व्योमेश चंद्र की, तो 1892 इलाहाबाद, कहाँ स्टूडेंट, इलाहाबाद में कांग्रेस में जब अधिवेशन हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ, कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ स्टूडेंट, अधिवेशन के ये क्या बने, अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, ठीक है। कब बने, देखिए 1892 में जो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके ये कौन बने स्टूडेंट, चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखेंगे हम W.C. बनर्जी के बारे में हमने समझा। अब हम समझेंगे स्टूडेंट लाला लाजपत राय, किसके बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में समझेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि लाला लाजपत राय जो है उनको पंजाब क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जो स्टूडेंट किसको जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट लाला लाजपत राय को। जो आपने देखा ना PNB बैंक, अब आसपास आपके घर के आसपास होंगे PNB जो बैंक है स्टूडेंट, PNB बैंक, ठीक है। PNB बैंक जो है उनकी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। PNB के बैंक के साथ साथ इन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी, लक्ष्मी बीमा जो कंपनी थी स्टूडेंट, उसकी भी स्थापना किसने की थी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। उसके बाद में क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाला लाजपत राय जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल, क्या स्टूडेंट, गरम दल के जो 3 नेता जो थे, गरम दल के
तीन जो नेता थे, उनको क्या कहा गया है? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, एक बार समझ जाएंगे, देखिए आपको। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, अभी 3 लोग थे जो गर्म दल के क्या थे? स्टूडेंट, गर्म दल के लीडर थे, गर्म दल के नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि लाला लाजपत राय के पंजाब केसरी कहा जाता है इनको। और पीएनबी बैंक, ठीक है ना, इसकी स्थापना की। इसके साथ साथ लक्ष्मी बीमा कंपनी थी स्टूडेंट उस टाइम की, उसकी भी स्थापना की थी। लक्ष्मी बीमा कंपनी इस टाइम मैंने तो कहीं देखा नहीं है, लेकिन पीएनबी बैंक को सभी जानते हैं, बड़ा कॉमन बैंक है, आपके आसपास दिख जाएगा ये बैंक। और जो ओरिएंटल बैंक और पंजाब बैंक, अब क्या राष्ट्रीयकरण, इन दोनों का क्या होगा? दोनों कंपनी जो है ना एक साथ काम कर रही हैं, तो उनका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ही ओरिएंटल बैंक जो है ना समाहित हो गया है। तो पीएनबी बैंक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कुछ और समझेंगे। और लाल बाल पाल, ये आपको पता है, गर्म दल के नेता थे। ठीक है, अब अगर इनकी आगे बात की जाए तो आपको ध्यान होगा 1928 की बात करें, अगर हम 1928 की बात करें तो उस टाइम क्या आया था? बताइए 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन जो है स्टूडेंट, वो आया था। साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसके विरुद्ध में जो है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक जो है प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, एक क्या हुआ था? प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? लाठी चार्ज हुआ था। क्या हुआ था स्टूडेंट? लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है ना, जिसके कारण वे बुरी तरह से जो है क्या हुआ था? घायल हो गए थे, बुरी तरह घायल हो गए। ठीक है ना, और 17 नवंबर 1928 को उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट? उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन आया था 1928 में, उसके विरुद्ध क्या हो रहा था? प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में क्या हुआ था? तो जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने क्या कर दी? लाठी चार्ज की थी इंडियन लोगों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर। तो वो क्या हुआ थे? लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी चोट इतनी गंभीर लगी कि 17 नवंबर को, कब स्टूडेंट? 17 नवंबर को 1928 में ही उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमने तो ये सभी 4 ऑप्शन को समझ लिया। तो अगर हम दोबारा इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा अशांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। राइट आंसर स्टूडेंट ए है 53 का। 54 की अगर हम बात करें तो पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? पहले लिखा योजना आयोग, दूसरा लिखा हुआ है लोकायुक्त, और तीसरा लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, और फिर डी लिखा हुआ है उच्चतर न्यायालय। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर जो है वो क्या होगा, उस पर हम समझेंगे। उसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या? स्टूडेंट राइट आंसर योजना आयोग। योजना आयोग को हम क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। कब से कहते हैं? 2014 से। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी 4 ऑप्शन में से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम समझेंगे। देखिए एक एक करके। अगर हम बात करें सबसे पहले योजना आयोग की, तो पहले हम योजना आयोग की बात कर ले स्टूडेंट। किसकी स्टूडेंट? योजना आयोग। योजना आयोग जो है स्टूडेंट, अगर हम उसकी बात करें तो 13 अगस्त, कब स्टूडेंट? 13 अगस्त 2014 को, कब स्टूडेंट? 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया, इसको फिनिश कर दिया गया। और इसकी जगह पर 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। क्या रख दिया गया स्टूडेंट? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, और ये काम किसके द्वारा किया गया? ये काम किया गया पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में ये काम किया गया। ठीक है ना। योजना आयोग का कई बार क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग हमने पढ़ लिया, योजना आयोग को नीति आयोग भी कहते हैं। तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग
का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन पर्सन होता है वो स्टूडेंट, वो कौन होता है? तो वो कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है स्टूडेंट? अध्यक्ष होता है। ठीक है। नीति आयोग जो है भारत सरकार की एक क्या है? उसको कहा जाता है थिंक टैंक। नीति आयोग या फिर योजना आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं सारी बहुत बारीक चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। योजना आयोग का जो हेड क्वार्टर है उसको योजना भवन, क्या स्टूडेंट? योजना भवन है, जो कहाँ है स्टूडेंट? जो न्यू दिल्ली में स्टूडेंट स्थित है। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है, अब इसको हल्का सा हम क्या करते हैं, हाईलाइट करके समझ लेते हैं हम। योजना आयोग के बारे में हमने क्या पढ़ा? योजना आयोग जो है स्टूडेंट वो 13 अगस्त 2014 को इसको क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया 13 अगस्त को। और 2014 में नीति आयोग से ये योजना आयोग से क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। और किसके द्वारा बना ये? तो पीएम के द्वारा। प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष स्टूडेंट कौन है? तो वो होते हैं पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। अब ये योजना आयोग जो है स्टूडेंट, उसको थिंक टैंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर मंत्री लोग जो हैं आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, तो यहाँ पर जो विचार हैं उनका एक टैंक है, तो इसके लिए इनको थिंक टैंक कहा जाता है। और अगर हम योजना आयोग की बात करें या फिर नीति आयोग की बात करें तो उसका जो हेड क्वार्टर स्टूडेंट, उसका जो नाम है वो क्या नाम है? योजना भवन। ठीक है। वो कहाँ है स्टूडेंट? न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए हम पढ़ेंगे उसके बारे में, किसके बारे में? हमारा ऑप्शन जो है नेक्स्ट वो क्या है? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, उच्चतम न्यायालय क्या स्टूडेंट? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अब उच्चतम जो न्यायालय है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। और उसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम, सुप्रीम जिससे ऊपर कोई ना हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत बात की गई है? आर्टिकल नंबर बताइए। आर्टिकल 1 to 4 124 के अंदर बात की गई किसकी? सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये। क्या स्टूडेंट? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसको समझेंगे, इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। ठीक है। और इस कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन क्या है स्टूडेंट? न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षण। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? उत्प्रेक्षण। हमने आपको 5 प्रकार की रिट पढ़ाई थी। उत्प्रेक्षण रिट जो है स्टूडेंट, उत्प्रेक्षण रिट जारी करने का अधिकार है, जारी करने का अधिकार है। ठीक है। जारी करने का अधिकार है। इसको मैं हाईलाइट कर समझाती हूँ आपको। देखिए, उच्चतम जो न्यायालय है स्टूडेंट, उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। ठीक है। उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। आर्टिकल किसकी बात की गई? आर्टिकल नंबर 1 to 4 124 के अंदर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उसको क्या है? सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ठीक है, पुनरावलोकन है, जिसको हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षण के अंतर्गत। उत्प्रेक्षण के अंदर हमने पढ़ा था, रिट पढ़ी थी। ठीक है। जारी करने का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन से हमने क्या समझा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और जो उसके अधीनस्थ न्यायालय जो हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं राज्यों के, यदि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आभास होता है कि हाई कोर्ट उस केस को सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं और उस केस को सही और बेहतर तरीके से कौन कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। तो उससे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। और जिसको हमने रिट उत्प्रेक्षण के अंदर, उस उत्प्रेक्षण जो है ना, उसके अंतर्गत हमने समझा था उसको।
ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है और क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके पास अपीली और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की बात की गई है। 124 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, और अगर हम बात करें 125 की, आर्टिकल नंबर 125 को देख लेंगे एक बार। आर्टिकल नंबर 125 में क्या क्या कहा गया है, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, क्या स्टूडेंट, मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी जज हैं स्टूडेंट, तो उनके जो वेतन जो भत्ते मिलेंगे, उनको जो सैलरी मिलेगी स्टूडेंट, उनकी बात किस में गई, आर्टिकल नंबर 125 में दी गई है। ठीक है। अब हम आते हैं उच्चतर न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर समझते हैं थोड़ा सा कि हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 216 के अंदर बात की गई है। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है राज्य का सर्वोच्च अदालत है। कहाँ की बात की गई है, राज्य की। ये राज्य का क्या है, सर्वोच्च अदालत है, यानी कि राज्य में इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, सर्वोच्च अदालत है, राज्य की सर्वोच्च अदालत है। और राज्य की अन्य अदालतें जो है इसके अधीन होंगी। और राज्य में जितने भी अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो किसके अधीन होंगे, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि राज्य में जो हाई कोर्ट होगा उसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और हम पढ़ते हैं आगे किसके बारे में, लोकायुक्त। किसके बारे में स्टूडेंट, इसके बारे में समझते हैं लोकायुक्त क्या है। तो लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो भारत के, देखिए समझते हैं इसको हम, तो भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार, क्या स्टूडेंट, भ्रष्टाचार रोधी, यानी कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली एक ये संस्था है। ठीक है, लोकायुक्त। ठीक है। और इसके कार्यकाल की अगर बात की तो इसका कार्यकाल जो है स्टूडेंट वो जो है 5 वर्ष का होता था पहले। कितने का, 5 वर्ष का होता था इसका कार्यकाल। ठीक है। अब 2018 में क्या किया गया, 2018 में संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा 8 वर्ष कर दिया गया। 2018 में क्या कर दिया गया, 8 वर्ष कर दिया गया। फिर इसमें परेशानी हुई, फिर 2019 में क्या किया गया, पुनः उस अमेंडमेंट में दोबारा से क्या किया गया, संशोधन किया गया और 8 से घटा करके दोबारा से 5 वर्ष कार्यकाल किस कर दिया गया, किसका, लोकायुक्त का। देखिए एक बार हाईलाइट कर देती हूँ मैं, समझिए हल्का सा। देखिए हमने यहाँ पर किसकी बात की, लोकायुक्त की। तो भारत के राज्यों द्वारा गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो है भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक संस्था है। इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था, फिर 2018 में 8 वर्ष का कर दिया। 2018 में क्या कर दिया, 8 वर्ष का कर दिया। 2019 में दोबारा से इसको, 2019 की अगर बात करें, 2019 में ये फिर दोबारा से 5 वर्ष का कर दिया गया। 2019 में 8 से लेकर के इसको घटा करके 5 कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। आगे समझेंगे क्वेश्चन को। तो हमने इसके अंदर समझा कि क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर समझा कि कौन सा संस्थान लोक शिकायत से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए है। ठीक है, आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए भारत एक गणराज्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था गणराज्य जो है क्यों है। तो गणराज्य की अगर बात की जाए, भारत में जो निर्वाचन स्टूडेंट है वो कहाँ से लिया गया। अगर हम भारत के निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन जो है तो निर्वाचन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन के अंदर जो है जो पद होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी से इफेक्टिव होता है, यानी कि किसी का दादा अगर प्रधानमंत्री बन गया तो वो उनकी ही फैमिली से ही पीएम प्रेसिडेंट वगैरह जो है बनते रहेंगे, तो हेरिडिटी से इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर पीएम हो, क्या हो, इलेक्ट हो करके, निर्वाचित हो करके, उसका चुनाव हो करके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके आया जाता है। तो क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसी वजह से भारत को क्या कहा जाता है, गणराज्य कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि गणराज्य क्यों कहा गया है, तो क्या विशेषता है इसके, ऑप्शन देखिए। पहला दिया हुआ है
विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। बी में देखिए लिखा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सी में देखिए क्या लिखा भारत और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। डी में देखिए भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बिल्कुल राइट, बड़ा ही ऑथेंटिक इसका आंसर मैंने आपको समझाया, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया। देखिए दो बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा गया है, तो डी इसका स्टूडेंट राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव। ये भी देखिए मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिखा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वे किस क्षेत्र से आते हैं। पहले लिखा हुआ साहित्य, विज्ञान, सी में कला और समाज सेवा, और डी में लिखा उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका है, राइट आंसर इसका डी यानी कि उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है स्टूडेंट लास, LASS। एल को हम पढ़ेंगे लिटरेचर, ठीक है। A फॉर आर्ट्स, ठीक है, और S फॉर साइंस, SCINCE साइंस, ठीक है। अब ये क्या है, सोशल सर्विस मतलब सामाजिक सोशल सर्विस, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिटरेचर मतलब साहित्य, आर्ट मतलब कला, और साइंस में मतलब क्या होगा विज्ञान, और सोशल सर्विस में क्या होता है समाज सेवा। तो इसको एक ट्रिक है इसकी, LASS क्या स्टूडेंट, LASS, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, बड़ी ही सिंपल सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई बार इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करती है। तो स्थानों का आवंटन की अगर हम बात करें, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं और छठी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अनुसूची को समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इन अनुसूचियों को। देखिए अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची की, किसकी स्टूडेंट, तीसरी अनुसूची की बात अगर करें तो इसके अंदर क्या है, शपथ। जितने भी लोग निर्वाचित होकर अपने पद ग्रहण करेंगे वो शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सीटों का आवंटन, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो ये आदिवासी इलाकों में ही पाँचवीं अनुसूची लागू होती है। क्या है, जो 10 ऐसे राज्य हैं, 10 आदिवासी राज्यों में ही, 10 आदिवासी राज्यों में ही ये चीज़ लागू होती है, पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, और इसमें 10वीं जो अनुसूची है, पाँचवीं जो अनुसूची 10 आदिवासी जो एरियाज हैं उनमें ही लागू होती है। ठीक है, 10 आदिवासी इलाकों में लागू होती है। और ये जो अनुसूची है, अनुसूची पाँचवीं जो है, ये इसमें स्थानीय समुदाय, स्थानीय यानी कि जो स्थानीय जो आदिवासी की बात हो रही है यहाँ पे, स्थानीय समुदायों, ठीक है, का लघु वन उत्पाद, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। और खनिज यानी जो प्राकृतिक संपदा है उस पर जो अधिकार है, जो 10 आदिवासी जो क्या बोलते हैं इलाके हैं उनमें, ये जो वहाँ की जो प्राकृतिक जो चीज़ें उन पर उनका अधिकार है। तो पाँचवीं अनुसूची के अंदर ये बात की गई है। ठीक है, और छठी अनुसूची की अगर हम बात करें, छठी अनुसूची में बात की गई है, छठी अनुसूची के अंदर बात की गई तो असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, क्या स्टूडेंट, त्रिपुरा और मिज़ोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये जो चारों क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला जाए, ठीक है ना, तो उसकी बात की गई है। देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ।
देखिए हमने क्या पढ़ा, तीसरी के अंदर क्या है, शपथ तीसरी सूची में, चौथी सूची में है सीटों का आवंटन, ठीक है। पाँचवीं सूची में है जो आदिवासी 10 आदिवासी जो इलाके हैं, ठीक है, उनके स्थानीय समुदाय का लघु वन उत्पाद और जल और खनिज जितने प्राकृतिक संसाधन के ऊपर उनका अधिकार की बात की गई है अनुसूची 5 के अंदर। और 6 में क्या कही गई, 6 में कही गई है असम, मेघालय और त्रिपुरा। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकांश जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर की अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल नंबर 244, ठीक है, और 275 का 1 और 244 का 2, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है इसकी बात की गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी सभी जो अनुसूचियाँ थी वो हमारी कंप्लीट होगी। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की तो हमने पढ़ा चौथी अनुसूची, राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है, राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। तो पहले का संगठन, विदेश द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों से सहमति या फिर संवैधानिक साधनों में विश्वास। इसका राइट आंसर स्टूडेंट बताइए क्या, और राइट आंसर है विदेशों की द्वारा मान्यता, ठीक है। इसमें नहीं पूछा गया तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से 12 मल्टीपल टाइम आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग नहीं हैं। तो 7 अंग नहीं है तो कौन है। सप्तंग सिद्धांत सबसे पहले बताइए किसने दिए हैं। सप्तंग सिद्धांत की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये दिए हैं विष्णुगुप्त की अगर हम बात करें, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ठीक है। उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिए हैं ये, ठीक है, उसका जिक्र किया है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, देखिए फिर ये नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं है तो इसके अंदर स्वामी भी है, पुर भी है, कोश भी है, लेकिन पुरोहित जो है स्टूडेंट, पुरोहित यानी कि इसका आंसर क्या है, बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। तो किसकी बात होगी, सरकार की व्यवस्थित वर्गीकरण की बात हो रही है। तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया है। इसमें ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर मॉन्टेस्क्यू। तो राइट आंसर स्टूडेंट ए, प्लेटो ने व्यवस्थित वर्गीकरण दिया। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किसने दिया है, प्लेटो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 2-3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो इसके ऑप्शन देखिए लिखा हुआ 52 या कि 92वां संविधान संशोधन या फिर संविधान संशोधन नहीं, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो सूचना के अधिकार, तो आप बताइए इसके सूचना का अधिकार किसकी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट 78, सूचना का अधिकार 78 इसका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कितना है 78 है, राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन आर्टिकल को हल्का हल्का सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं इन आर्टिकल का। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, आर्टिकल नंबर 52 की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या है एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर आर्टिकल नंबर 61 की बात करें तो राष्ट्रपति क्या स्टूडेंट, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण मीन्स क्या होता है, उल्लंघन, ना मानना, ठीक है। अतिक्रमण किए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर क्या, जब अतिक्रमण करें तो क्या होगा, महाभियोग चला जाएगा। किए जाने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध
और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, अब महाभियोग की अगर बात की जाए, क्या स्टूडेंट, महाभियोग, अगर बात की जाए महाभियोग की, तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, क्या स्टूडेंट, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, संसद के लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी इसमें भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, किसी में भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, समझे। और ये जो संसद के राष्ट्र के यह है संसद की राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई गई एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जो महाभियोग है वो क्या है स्टूडेंट, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। समझिए, देखिए इसको एक बार। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया एक राष्ट्रपति होगा इंडिया में। अगर 61 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का यदि अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है, यानी कि उल्लंघन हो रहा है, अतिक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति पर क्या होगा, महाभियोग चलाया जाएगा। क्या चलाएगा स्टूडेंट, महाभियोग चलाया जाएगा। तो महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, और महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का क्या स्टूडेंट, प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट के जो दो सदन हैं वो कौन से, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी में पारित किया जा सकता है। और जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो क्या अपने आप में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ओके स्टूडेंट, ये समझा हमने। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चीज़ को। देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है, आगे बताया हुआ है कौन से पॉइंट को इन्होंने, अभी हमने कौन से पॉइंट को डिस्कस किया, अभी हमने पॉइंट को इसको डिस्कस किया 61 को। अब हम चलेंगे किस पे, 65, आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 75 को हम चलते हैं। 75 में क्या होता है कि जो पीएम की नियुक्ति होती है, किसके स्टूडेंट, पीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसमें पीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, जो अन्य जो मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों जो है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री जो की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट है वो पीएम की सलाह पर ही क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। आर्टिकल नंबर 75 की बात की गई है। आर्टिकल 75 के देखिए मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ। आर्टिकल नंबर 75 भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि पीएम जो है, पीएम का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तो नियुक्त करेगा, लेकिन जो अन्य जो मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा, पीएम की सलाह लेगा, प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, तब जाके अन्य मंत्री की नियुक्ति होगी। आगे 75 में एक और पॉइंट है, 75 की हम बात करें अगर 75 को ए बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 75 का ए बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि जो मंत्री परिषद होते हैं स्टूडेंट, क्या, जो मंत्री परिषद होती है स्टूडेंट, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, मंत्री परिषद में पीएम सहित, मंत्री परिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों
की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए समझते हैं, दोबारा हम इसको हाईलाइट करके समझते हैं। आर्टिकल नंबर मैंने बताया 75 में कि पीएम को जो अपॉइंटमेंट करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। बाकी मंत्रियों को बाकी जो मंत्री उनकी जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी कि जो राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन वो किसकी सलाह लेगा, पीएम की सलाह लेगा, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल में 75A की बात करें तो उसमें क्या चीज़ बताई जाती है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की, देखिए समझ दोबारा, 75 में दिया हुआ है मंत्रिपरिषद में जो पीएम सहित मंत्री हैं, क्या स्टूडेंट, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री हैं उनकी जो कुल संख्या है मंत्रिपरिषद की कुल संख्या जो है वो लोकसभा की संख्या की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद के पीएम सहित जो मंत्री हैं, ठीक है, उसकी कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने किस में पढ़ी थी, एक अमेंडमेंट के अंदर पढ़ती थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो अमेंडमेंट कौन सा था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं, उसके बाद में 78 के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें 78 में क्या बताया गया, 78 में बताया गया जब प्रधानमंत्री जो है पीएम, बता देती मैं आपको। 78 आर्टिकल की अगर बात करें तो उसमें पीएम की जो ड्यूटीज़ हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। पीएम की जो ड्यूटीज़ हैं उनको किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, 78 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें आगे हमारा जो क्वेश्चन था वो कहाँ पे था, हमारा क्वेश्चन था पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो बताइए सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत शामिल है, 78, आर्टिकल नंबर 78, यानी इसका राइट आंसर है सी। आगे देखेंगे लिखा हुआ है, इसमें से हमें बताना बेमेल, ठीक है। बेमेल इसमें से कौन सा है, तिलक और विपिन चंद्र पाल, बी में दिया गोखले और नेहरू जी, सी में दिया नेहरू और बोस, और डी में दिया जयप्रकाश लोहिया। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट, वो है सी। क्या स्टूडेंट, सी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे यानी कि नेहरू और बोस ये क्या है, बेमेल हैं। आगे लिखो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन करता है। तो राज्य की उत्पत्ति की अगर हम सही व्याख्या की बात करें तो बताइए इसमें सही व्याख्या कौन करता है। सही व्याख्या की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्य का दैवीय सिद्धांत। कौन सा स्टूडेंट, राज्य का दैवीय सिद्धांत। बी में दिया हुआ है समझौता सिद्धांत, सी में दिया विकासवादी सिद्धांत, और लास्ट में दिया हुआ डी में अपने सीमित रूप में उपबंध। क्या हुआ दिया हुआ है, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर को हम समझेंगे, राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करने वाला सिद्धांत के अंदर पूछा है। तो राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, या फिर अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। तो अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर इसका क्या होगा, विकासवादी सिद्धांत। कौन सा स्टूडेंट, विकासवादी सिद्धांत अपने आप में होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हमने अपना पूरा जो सिविक्स का चैप्टर है कंप्लीट कर लिया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियोस है, ये 2030 और 15 के जो पेपर कंडक्ट हुए थे इसको हमने समझ लिया है, और काफ़ी मेहनत की है इसको समझने में, समझाने में और पढ़ने में, ठीक है बच्चों। आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऑप्शन को देखिए, कई सारे क्वेश्चन हमने देखे कई बार मल्टीपल टाइम इसी पेपर में ही 2 एक जगह पूछे हुए हैं घुमा फिरा करके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं और से भी तैयारी करें, इन क्वेश्चन पेपर को भी जिसमें ऑप्शन है उनको आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। और आप मल्टीपल टाइम देखिए, और हम नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।